ये लगा के चला, ये बैच का चौथा कंप्लेन है, ये पहला कंप्लेन नहीं है, चौथा कंप्लेन। हम सोचते थे चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चोटमलगिरी पे उतर गया है छोटा सा। शुरू करें? क्वेश्चन चला हम डिस्कस करते हैं, हो सकता है आपको कुछ कुछ डाउट्स हो। ठीक है, करें? तो हमको ही बताइए, लोहे में जंग लगेगा तो उसका आकार बढ़ेगा कि घटेगा? पक्का? पक्का रे? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। फिर घट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एनसीईआरटी का कुछ बड़ा मजेदार मजेदार क्वेश्चन है इस टॉपिक में, हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ना? हाँ है, ये है। लाइव कर दिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यह जंग लगने लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? यह लंबे समय तक बढ़ता है, यह पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले घटता है फिर घटता है, यह एक समान रहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। बीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, अब बताइए आंसर क्या होगा। यह लंबे समय तक बढ़ता है फिर घटता है, फिर क्या होता है, चला घटता है। दिस इज द आंसर। बीपीएससी पिछले साल का क्वेश्चन है ये। हो गया? बढ़े? अभी जो शुरू का 15 क्वेश्चन है, चला बड़ा मजेदार मजेदार क्वेश्चन है। तरल में प्रवाह, तरल बोले तो द्रव और गैस, द्रव या गैस। कभी कभी लेकिन तरल का मतलब सिर्फ द्रव होता है। अगर आपको द्रव या गैस में से कोई एक चुनना पड़े तो क्या चुनना है? क्या चुनना है? द्रव चुनना है। तो कहते हैं तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। सही बात है। तरल मतलब द्रव या गैस होता है, ठोस होता है क्या? नहीं होता है। तो इसका मतलब तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यही ना? केवल गैस तरल के समान व्यवहार करती है, गैस और ठोस तरल के समान व्यवहार करती है, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करती है, केवल द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। तरल उसे कहते हैं जिसमें बहने का गुण है, जिसमें बहने का गुण हो, तरल कहलाता है। जरा लिख। चला, अगर कोई कंप्यूटर चलाना जानता हो और पार्ट टाइम जॉब चाहिए मॉर्निंग शिफ्ट में, तो कृपया कांटेक्ट करें। हो गया? जिसमें बहने का गुण हो क्या कहलाता है? तरल। अब आंसर बता दो मेरी जान, क्या होगा? ए की भी किसी। बहुत बढ़िया बात। अगला क्वेश्चन, कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, कौन सी सही व्यवस्था है? आकर्षण, आकर्षण सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस में। उससे कम? अब परान हमार उससे कम केकरा में? अब आंसर बता। सी। सी है ऑक्सीजन, जल, शर्करा। और डी में है नमक, रस, वायु। तो कुछ लोग इसको ई मारेंगे आंसर, और कुछ लोग ई मारेंगे। ई नहीं ना होगा? आरोही बढ़ते क्रम में न कह रहा है, तो ई तो नहीं होगा। ई घटते क्रम हो जाता है। वायु, शर्करा, ई भी नहीं होगा। शर्करा मतलब मधु हो गया। चला, तो मधु तो मोटा होवे ना करता है। मधु हो गया, या चीनी हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ये सब शर्करा में आता है। तो बताइए क्या होगा? सी होगा। यहां रस दे दिया है और यहां वायु दे दिया है, तब रस तो चला कुछ ना हो सकता है रे। किसी रस मतलब लिक्विड हो गया, वो किसी का भी हो सकता है, मधु भी हो सकता है। बोलन रे। तो नमक के बाद, नमक तो ठोस है, आप कहेगा ये द्रव है, ये क्या है? गैस है। अब बात भी तो सही है।
बढ़ते क्रम में नहीं है, ये घटते क्रम में है। हाँ तो ये बात सही है, ये नमक ज्यादा है उससे कम रस है, ये वायु तो घटते क्रम में होगा, तो ये भी नहीं होगा। ये होगा क्या? ऑक्सीजन देन जल देन शर्करा। शर्करा का यहां मतलब मधु से है। शर्करा का मतलब यहां किससे है? मधु से। अब बताइए आंसर। ए की बी की सी? डाउट होगा पैसा दिए हाथ खड़ा कीजिएगा, ठीक है। हाँ, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल के क्वथनांक बढ़ जाते हैं, हम बोले थे कल। देख लो, हम चला जे बोले हैं। ई क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी लेकिन यहां लिखा हुआ नहीं है, कोई अच्छे एग्जाम का ही क्वेश्चन है। बीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, सीजीएल 2021 का क्वेश्चन। अब देख रहा है, सीजीएल में पहले जीएस का स्टैंडर्ड कम था, नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते थे। अब देखो स्टैंडर्ड क्या हो गया। कहते हैं शुद्ध जल में नमक घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। हम बोले थे क्या बाबू रे, जल अशुद्ध होगा, अशुद्ध होगा तो अपने जमल रहेगा, जल्दी से जम जाएगा, बोले थे। क्वथनांक बढ़ जाएगा क्योंकि जल्दी खोलेगा नहीं। बोला हो राजा करेजा, हमारी आंसर है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो मिथाइल अल्कोहल डाले तो शुद्धि न डाले, क्या होगा बताइए? जल का क्वथनांक घट जाता है, बढ़ जाता है। आंसर बताओ क्या होगा? क्या होगा आंसर? कितने लोग ए नंबर के फेवर में हैं? बी नंबर के फेवर में? बी इज द राइट आंसर यार। मिथाइल अल्कोहल एक अशुद्धि है, बोलन रे। आंसर बता क्या होगा? केवल एक। रिएक्शन याद करने, कितना का रिएक्शन तुम याद करोगे? इज दैट पॉसिबल कि आप रिएक्शन याद करें? यहां याद करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसी को याद करना है, वो हम पढ़ाएंगे आपको। कहता है किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? भी समानुपाती एन जो है ये एवोगाड्रो का नियम है, लेकिन ये आप पढ़िएगा आगे। समान ताप और दाब पर सभी गैसों में निश्चित आयतन अणुओं की संख्या के समान होती है। देखो एवोगाड्रो नियम है क्या? आंसर डी फॉर डॉग। आंसर क्या होगा? डी फॉर डॉग। यहां भी जो है, भी आयतन है और एन अणु की संख्या है। एन अणु की क्या है? संख्या। भी आयतन है और एन अणु की क्या है? संख्या है। लिख लिए? आप कहेगा ये तो मास्टर साहब आप पढ़ाए नहीं, तो आप पढ़िएगा। चला गैसियस थ्योरम एक चैप्टर है, वहां बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसाक लॉ, एवोगाड्रो लॉ, आदर्श गैस समीकरण, वो सारी चीजें हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आगे बढ़ जाएं। निम्नलिखित में भौतिक परिवर्तन कौन से हैं? अब तो आप इतना तेज हो गए हैं कि इसको आप बना लीजिएगा। बताइए, भौतिक परिवर्तन मतलब मिल जाए कि ना मिले? मिल जाए। आंसर बताइए। बोलो। सी नंबर। लोहे धातु पिघल जाएंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये होगा। लोहे में जंग लगेगा, मिलेगा? एक लोहे की छड़ को मोड़ देंगे फिर सीधा कर देंगे। लोहे के धातु से तार खींचेंगे फिर से पिघला के लोहा प्राप्त कर लेंगे। तो ये भी होगा, ये भी होगा। 1, 3 और 4 आंसर। बढ़े? डाउट होगा हाथ खड़े करना। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए में से यह भी पढ़ाएंगे आगे। आंसर बताओ। ए की बी की सी की डी? बी। आप चला इस क्वेश्चन को रहने दीजिए आप पेंडिंग में।
आपको हम पढ़ाएंगे जल की कठोरता दो प्रकार की, एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई। जल की अस्थाई कठोरता होती है कैल्शियम क्लोराइड और सल्फेट के कारण, और अस्थाई कठोरता होती है बाइकार्बोनेट के कारण। इसको कैसे दूर करते हैं ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले हैं, इसको घेर लीजिए। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं, क्या कहते हैं बता? हमको लगता है ये होगा, यही है क्या? संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, संक्षारण मतलब जंग लगना, और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। सही है कि गलत है? क्लास अगर आप रेगुलर हैं तो बुझाएगा, नहीं है तो गया बोरा में। सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2, कार्बन डाइसल्फाइड बोले तो क्या चला, CH2 का एक मिश्रण है। सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण है। अब बता क्या होगा आंसर? ए की बी की सी की डी। ये आप पढ़िएगा मिश्रण चैप्टर में, एक चैप्टर है चला विलियन, विलियन में आप इसके बारे में पढ़िएगा। इसको समांगी विसमांगी टिंडल प्रभाव ये सब वहां पढ़ना है। इस क्वेश्चन को भी आप घेर लीजिए। ये एक दो क्वेश्चन चला गलती से इस चैप्टर में आ गया है, इसका आंसर बताइए। ये भी संयोजकता का क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार दो पदार्थ ए और बी अभिक्रिया कर तृतीय पदार्थ ए बी बनाते हैं, ये ऐसे। एक कौन अभिक्रिया है? इस संयोजन अभिक्रिया के प्रकार का है, इसको भी रहने दो, घेर दो इसको भी। आयोडीन टिंचर प्रतिरोध रखता है, विलियन, ये भी विलियन का क्वेश्चन, इसको भी घेर दो। ये गलती से चला यहां ही क्वेश्चन आ गया है। कौन सा समांगी प्रकृति का है, इसको भी घेर लो। विलियन पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, बता क्या होगा? भौतिक अवस्था जैसे ठोस हो गया एक अवस्था, इसको द्रव में परिवर्तित कर देंगे, द्रव से गैस में परिवर्तित कर देंगे तो भौतिक अवस्था परिवर्तित हो रहा है, क्या होगा आंसर? ए की बी की सी की डी। सी क्यों होगा बताते हैं। जैसे ठोस से द्रव बनेगा तब भी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, द्रव से गैस बनेगा तब भी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, और गैस ठंडा होकर द्रव बनेगा तब भी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, और द्रव ठंडा होकर ठोस बनेगा तब भी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा। क्योंकि भौतिक अवस्थाएं तीन है, ठोस द्रव और गैस। तो गर्म करके भी परिवर्तन होगा, ठंडा करके भी परिवर्तन होगा, यानी उष्मा देकर भी परिवर्तन होगा, उष्मा लेकर भी परिवर्तन होगा। बोलो रे, आंसर बताओ क्या होगा? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। चल, जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है, बोलन रे। आपको कह देता कि ठोस से भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होगा कब? जब उष्मा दी जाएगी। अरे उष्मा दोगे तब ना द्रव बनेगा, और उष्मा दोगे तब क्या बनेगा? गैस। आपको कहेगा गैस से भौतिक अवस्था में परिवर्तन कब होगा? जब उष्मा ली जाएगी। तो गैस से क्या बन जाएगा? द्रव। द्रव से क्या बन जाएगा? ठोस। कब बनेगा? ठंडा होकर कि गर्म होकर? हाँ, तो अगर ठोस से अवस्था में परिवर्तन होगा तो गर्म करके कि ठंडा करके? बुझा रहा है? बोलन रे। ठोस का अवस्था परिवर्तन होगा जब गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, और गर्म करेंगे तो गैस बनेगा। उष्मा देकर कि लेकर? गैस से भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा तो ठंडा करेंगे द्रव बनेगा, और ठंडा करेंगे ठोस बनेगा। तो उष्मा लेकर कि देकर? तो हम यहां कह सकते हैं ठोस से अवस्था परिवर्तन, ठोस से अवस्था परिवर्तन अगर होगा, किससे अवस्था परिवर्तन? ठोस से अवस्था परिवर्तन होगा। तो बताओ गर्म करके कि ठंडा करके? तो उष्मा देकर क्या होगा बताओ? उष्मा ग्रहण न करेगा तो उष्मा क्षेपी हो जाएगा कि शोषी? ये हो जाएगा उष्मा शोषित। अभिक्रिया का प्रकार चला तुमको हम पढ़ाएंगे तो वहां ये सब फिर से पढ़ाएंगे। गैस को गैस से अवस्था परिवर्तन अगर होगा, गैस से अवस्था परिवर्तन होगा तो ऊष्मा लेकर इसको कहते हैं ऊष्मा क्षेपी।
वहीं पर लिख दीजिए क्वेश्चन के नीचे। तुझ प्यार यहीं तक चला, एनसीईआरटी था। इसके बाद के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं है, लेकिन हम करवा देते हैं। हो गया? अरे हुआ। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक संयोजन में दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रसायन विज्ञान की नींव रखी गई? नींव कौन रखा था? लेबोजियर ना। बाकी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम। तांबा काट पाओगे चाकू से? एल्युमिनियम। लोहा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है कि निश्चित होता है? काट दें आंसर। डाउट होगा, चला रेज योर हैंड कि सर हमको इस बात में डाउट है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। वायु है, दूध है, मिश्र धातु है, जल है। अब बोलोगे क्यों? क्या होगा आंसर बताओ? ये मिश्रण है, जल यौगिक है, क्योंकि इसमें एक को ऐसा है जगह फॉर्मूला होता है जल का, इसीलिए ये अलग है। बोलो आगे बढ़े। डाउट है तो हाथ खड़े करो। डाउट भरी निगाहों से हमको ना देखो। डाउट है तो हाथ खड़े करना, हम बता देंगे। विषम का मतलब होता है अलग। जैसे रीजनिंग नहीं पढ़ता है रे, बहुत सारे कुत्ते बैठे हैं, उसमें एगो आदमी को बैठा दो, विषम हो गया? नहीं हो गया? इसमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरेसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकने लगता है? प्लाज्मा। अब फ्लोरेसेंट पदार्थ क्या है, फ्लोरेसेंट ट्यूब क्या है, ये आप पढ़िएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। आंसर क्या होगा? प्लाज्मा। नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस? यही ना, सबको पता है लाफिंग गैस N2O है। एक होता है चला टीयर गैस, अश्रु गैस। आगे वैसे इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में। अश्रु गैस होता है क्लोरोएसिटोफेनॉन। क्लोरोएसिटोफेनॉन, क्लोरोएसिटोफेनॉन या क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोएसिटोफेनॉन या क्लोरोपिक्रीन। मिश्रण है क्लोरोएसिटोफेनॉन और क्लोरोपिक्रीन। हो गया? अच्छा, NO2 एंड SO2। एंड का मतलब हुआ दोनों मिलकर। ये दोनों मिलकर अम्लीय वर्षा करता है। अकेले कोई नहीं कर सकता। हाँ, अकेले अगर एक को चुनने का होगा तो SO2 चुनेंगे। अम्लीय वर्षा में अगर दोनों एंड में यानी और के साथ ऑप्शन दे दिए चुनेंगे। एक को अगर कोई चुनना है तो किसको चुनेंगे? SO2 को। या वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये कभी अम्लीय वर्षा अकेले नहीं कर सकता। इसलिए या वाला, या का मतलब या तो मैं जाऊंगा या तो आप जाइएगा, मतलब कौन जाएगा? कोई एक। हम और आप जाइएगा मतलब दोनों। तो यहां और होगा कि या होगा? ये अकेले नहीं कर सकता, इसलिए और होगा।
आज दोनों में से कोई एक चुनना होगा, तब क्या चुनेंगे? SO2। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? बता क्या होगा? पीछे लिखाए हैं हम। ए की बी किसी, डी अमोनियम क्लोराइड। बोलो ने, पीछे लिखा है ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो ठोस से सीधे गैस में बदल देता है। अमोनियम क्लोराइड हो गया, गंधक हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, बोलो ने, कपूर हो गया। आंसर बताओ। धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है, क्या होगा बता? सबसे अधिक अभिक्रिया पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, सोडियम है, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, ये सब बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। आज बताओ लोहा, कौन सी धातु में ठंडे पानी शीघ्रता? लोहा शीघ्रता से अभिक्रिया करता है। लोहा पर पानी डाल देते हैं, अभिक्रिया कर लेता है। जस्ता, अल्युमिनियम नहीं करता है, लेकिन पोटेशियम करता है। अंदाजा लगा के भी आप आंसर मार सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम दोनों में से कोई एक चुनना होगा, तो पोटेशियम चुनना है। पोटेशियम हाथे पर पिघल जाता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। पोटेशियम जो है चला वो हाथ पर लीजिएगा पिघल जाएगा, सोडियम उतना तेजी से नहीं पिघलता है। कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है? ये चला ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, बता क्या होगा? हाँ, कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है? सोडियम क्लोराइड। ये चला, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक है। आप कहेगा ये भी पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जब पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक बंधन चैप्टर, वहां हम लोग इसको पढ़ेंगे। ऐसे भी चला बताओ, नमक जो है विद्युत का सुचालक है कि कुचालक है? ठोस अवस्था में कुचालक है, लेकिन पानी में घोल के डालते हैं तो अर्थिंग में डालते हैं कि नहीं, तो द्रव अवस्था में सुचालक है। वैसे इसको हम लोग एक बार फिर पढ़ेंगे आगे। ठोस अवस्था में सुचालक, द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में कुचालक, द्रव अवस्था में सुचालक। एक मिनट होल्ड ऑन, हो थंबा। हम शायद आपको लिखाएं विद्युत का चालक और कुचालक। याद कीजिए, आपको लिखाएं अल्कोहल, तो अल्कोहल होता है मान लो C2H5OH, और C2H5OH तो ये हाइड्रोकार्बन है हो। अरे बोलवे नहीं करता है। हाइड्रोकार्बन कल लिखाए थे, विद्युत का क्या है? अरे बोलो ना रे। अब बताओ, केरोसिन भी हाइड्रोकार्बन है? केरोसिन भी क्या है? हाइड्रो, केरोसिन, पेट्रोलियम, ये सब हाइड्रोकार्बन है। आप कहिएगा ये बात पढ़ाए कहां? आगे पढ़ेंगे हम लोग। और ग्लूकोज तो चला कार्बोहाइड्रेट है, तो बताओ ये भी तो विद्युत का कुचालक है। बोलवे नहीं करेगा। आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। ये भी लेकिन किस अवस्था में सुचालक है? कुछ चूंकि कह नहीं रहा है इसलिए द्रव अवस्था इसको मान लेंगे, चूंकि बाद बाकी तो किसी भी अवस्था में सुचालक नहीं है। बाद बाकी जो दिया है अल्कोहल है, ये हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है। केरोसिन द्रव अवस्था में पाया जाता है, ग्लूकोज ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये हर जगह विद्युत का कुचालक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। ऐसे भी नमक मिला के हम लोग अर्थिंग में डालते हैं कि नहीं डालते हैं? आइए देखो, ALP टेक्नीशियन 2018 में भी पूछा गया और ग्रुप डी 2022 में भी पूछा गया। बढ़े, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? बताइए। यहीं तो मार के निकल लेना है, मार लें, हमको तो यहीं दिख रहा है। अगला 12 डिग्री सी पर यही क्वेश्चन पूछा था, चला 2018 ALP में। देखो लड़का मेरे पास भागा भागा आया था एग्जाम देके, आप बोला ना आई सर ये कहां पढ़ाए आप? ये बात तो आप पढ़े हुए नहीं किए कहीं, आप क्वेश्चन तो पूछ दिया। आप क्वेश्चन चला, आपको पता होना चाहिए। आप फिजिक्स में भी पढ़े, बहुत जगह हम ये चीज पढ़ाएंगे आपको कि 0 डिग्री सी से इधर जो है ये बर्फ होता है, यानी ठोस होता है, या यूं कहें कि ठोस होता है यानी बर्फ होता है। इधर ठोस होता है यानी बर्फ होता है। और 0 डिग्री सी से कितना डिग्री सी तक? 100 डिग्री सी तक जो है ये द्रव होता है यानी पानी होता है। अब 100 डिग्री सी के बाद जो है ये गैस होता है यानी जलवाष्प होता है। बोलो चला, 100 पर पानी खौलता है और 0 से इधर पानी बर्फ बन जाता है।
अब आंसर बताइए क्या होगा। 12 डिग्री इस केस के बीच में ना आएगा। हम ये पढ़ाएंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जीरो से इधर बोल रहे हैं ठोस है, यानी -5 पूछ देगा तो लिख देंगे। आप सब अलग अलग नहीं लिखाएंगे, -1 पर क्या, -2 पर क्या, -3 पर क्या, -4 पर क्या। तो आंसर क्या हो जाएगा? द्रव। आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे कि लिखेंगे? जल्दी से लिख लीजिए। चला बदमाशी नहीं करेगा, जो भी बदमाशी कर रहा है बहुत मार मारेंगे। घटियागिरी मत करो। बदमाशी मतलब लड़का बच्चा है तो बदमाशी कर लिया, आपस में झगड़ा कर लिया, ये कौन बदमाशी करने लगा? चुट्टा चोर सब कहेंगा। हम देख रहे हैं मेरे सामने में कुछ लोग बैठे हुए हैं जगह नाम से कंप्लेन है। ये चला गलत बात है कि नहीं? ये इससे हमको सख्त एलर्जी है। बाकी सब हमको मार लो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये चीज एकदम अबर्दाश्तनीय है। हो गया चला? अरे हो गया। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ के एक अवस्था रूप से दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है? ताप में परिवर्तन करके बोलन रे। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं जो हम लोग फिजिक्स की दुनिया में पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? बता। खाली ऑप्शन का जगह बदल गया है। जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन Fe2O3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसके ऊपर जम जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। क्या समस्या है इसमें? है कोई समस्या? बशर्ते क्लास रेगुलर है तो। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? क्या सही है? हम बताए थे ये बात। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होना मतलब अरेंज वे में होना। बता, यादृच्छिक कौन होता है? बताए थे, याद है? हम चला हर प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते हैं जब पढ़ाते हैं तब। उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं और न्यूनतम आकर्षण होता है। बोलो आंसर बताओ। ए की भी किसी अम्लीय वर्षा, देखो चला अम्लीय वर्षा ई भी करवा सकता है अकेले, ई दोनों मिलके भी करवा सकता है, इसलिए आंसर डी होगा। यहां एगो अलगे खेल है। ई जो है चला SO2 अकेले भी करवा सकता है, इसलिए ये भी आंसर होगा। और ई दोनों मिलके भी करवा सकता है, इसलिए ये आंसर होगा। ये नहीं करवा सकता, क्योंकि ये नहीं करवा सकता। बोलो ना, डाउट है तो बोलो। बोलो ना, हम खड़े हैं। नहीं ना, बोलो ना। बढ़े। अंगेठी मारता है छोटा, रात में सुतबे नहीं करता होगा, मोबाइल खुटुर 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 कर। 2-4 5 का मेरे पास पर्सनल नंबर है। हम कभी कभार चेक करते हैं कि ये लोग कर क्या रहा है, तो देखते हैं। कभी मान लो उठ गए टॉयलेट करने के बहाने और बहुत देर तक नींद नहीं आया, तो चेक करते हैं कि क्या कर रहा है, देखते हैं ऑनलाइन है। बहुत 4-5 लड़का का मेरे पास नंबर है, वो एकदम ऑनलाइन है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो चला तब ऐसे करेगा, क्या छोटा सुतवे किया है 4 बजे भोर में? तू तो जबरदस्ती आ गया कि चलो बाप रे, ईमान गाली देगा भर दिन ने। तो चौहड़ मलो, टाइम पे सोया करो। अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई? मार दें। अब मुख्यतः कितनी अवस्था? बाहर चला। अगला, नीचे दिए गए आकृति में क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? देखो, ये ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। प्लाज्मा एगो इहो है, अब प्लाज्मा एगो रक्त में भी पाया जाता है। इसको देख के रक्त के प्लाज्मा का अनुमान लगाया जा सकता है क्या? लगाया जा सकता है। ये तो पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा जो रक्त में पाया जाता है वो अलग मामला है। बोलो रे, अब आंसर शायद तो बता देगा।
ये नहीं है, आंसर यही है। कहता है पदार्थ के चारों अवस्थाओं का आणविक अवस्था देखी जा सकती है। सही बात तो है, चारों अवस्था जो है ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, इससे नहीं देखा जा सकता। लेकिन कह रहा है प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। वो प्लाज्मा अलग है जो शरीर के कोशिकाओं में रक्त में पाया जाता है, वो प्लाज्मा ये नहीं है, इसीलिए ये आंसर होगा। यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करता है। बताओ, प्लाज्मा को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। कहता है यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह भी सही है, बोलो हाँ कि ना। डाउट है तो बताओ, है कोई दिक्कत नहीं, हम रुके हुए हैं, बताओ। यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? ठोस है, बोलो न रे। मिश्रण प्रकृति में हो सकता है, इसको अभी हम लोग रखते हैं पेंडिंग में, अभी इस पर कोई बात नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण अस्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होगा? ए। कितने लोग ए के फेवर में हैं? कितने लोग बी के फेवर में हैं? सी के फेवर में हैं? डी के फेवर में हैं? वाह, सबके फेवर में कोई ना कोई है। ये क्वेश्चन चला उल्टा है। इस क्वेश्चन में मोर देन वन ऑप्शन इज ट्रू, एक से ज्यादा ऑप्शन ट्रू है, इसलिए इसमें को सचेत तरीके से मारना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण अस्थिर अवस्था में होते हैं। चला, अस्थिर अवस्था में जो कण होते हैं वो केवल और केवल ठोस के होते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत गति होते रहती है। याद करो तुम फिगर को, नहीं याद आ रहा है? याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। आप इनके कणों को देखिए, थोड़ी बहुत ही सही, इसमें थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन इसमें भी गति होता है। थोड़ी बहुत ही सही, एकदम निग्लिजिबल, जो आपको देखिए हो रहा है ना, थोड़ी बहुत ही सही जो आपको दिखाई नहीं देती है, निग्लिजिबल है, वो अलग बात है। सबसे ज्यादा गति इसमें होती है। बोलो न रे। अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के मोर देन वन ऑप्शन इज ट्रू। कहते हैं पदार्थ के कण अस्थिर अवस्था में होते हैं, तो चला अस्थिर अवस्था में तो किसी के नहीं होते, ना गैस के, ना द्रव के, ना ठोस। उस आधार पे ये गलत है। ऐसे भी चला, पदार्थ के कण अस्थिर अवस्था में होते हैं, मान लेते हैं कि ठोस के कण अस्थिर अवस्था में हैं, लेकिन अस्थिर अवस्था में कौन कौन नहीं है? ध्यान देना, अस्थिर अवस्था में कौन होता है? मान लेते हैं ठोस के कण हैं, और गतिशील अवस्था में कौन है? गतिशील अवस्था में है द्रव और गैस। सबसे ज्यादा गतिशील कौन है? क्लियर है? तो अब चला हमको ये बताइए, इसको अगर हम परसेंटेज दे दें, 100% ठोस, द्रव, गैस को 100% दे दें, तो 33 33 33, तो 66% तो गतिशील अवस्था में होता है। अरे बुझा रहा है? यही सब चीजें जो चला थोड़ा भीड़ से अलग करेगा। 66% किस अवस्था में है? ये 33 33 33 समझा? ठोस, द्रव, गैस को 100% मान लिया, तो ठोस का हिस्सेदारी कितना हुआ? द्रव का कितना? गैस का कितना? तो 66% क्या है? 66% क्या है? गतिशील है। ये कह रहा है पदार्थ के कण अस्थिर अवस्था में होते हैं। अस्थिर अवस्था में होते हैं, लेकिन कितना परसेंट? 33%। अब चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले ऑप्शन पे। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, तो बहुत छोटे कण तो सबके होते हैं,
चाहे वो ठोस हो कि द्रव। पदार्थ मतलब हो गया, पदार्थ का मतलब क्या हुआ? ठोस, द्रव। हम बोले चला जब एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो तो जो ज्यादा सही है वही सही है। बोलो रे। अब यहां आते हैं, चला पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, एकदम सही है। ठोस के कण भी छोटे होते हैं, द्रव के भी होते हैं, गैस के भी होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह भी सत्य वचन है। बोलो रे। फिर कहता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, भले ही थोड़ा सा ही सही, लेकिन होता तो जरूर है। बोलो रे। तो इस आधार पर चला आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब चक्रा कुछ बच्चों को अभी भी इसमें डाउट होगा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है, थोड़ा सा ही सही, लेकिन होता है। आप कहिएगा नहीं सर, इसमें भी तो आप डबल स्टेटमेंट देके गेम खेले हैं, तो यहां भी हम खेलते हैं। रिक्त स्थान होता है, चलो इसमें चलते हैं, रिक्त स्थान की बात कर लेते हैं। बताओ रिक्त स्थान, रिक्त स्थान किसमें नहीं होता है? चलो तुम्हारा बात मान लेते हैं, ठोस में। किसमें होता है रिक्त स्थान? होता भी सीढ़ी पर ने तो हमको परेशान करेगा इसी क्वेश्चन के लिए। द्रव या गैस। अब बताओ, ई स्टेटमेंट कहता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसका रिक्त स्थान होता है तो 66% नहीं स्टेटमेंट सही है रे। इस स्टेटमेंट में आइएगा, ठोस के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, 33% सही है। इसका मतलब ये ज्यादा गलत है, इसीलिए ये आंसर होगा। मेरे लाइफ का सबसे उल्टा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और आपको भी इससे उल्टा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है? बोलो रे। ई 33% ही सही है, तो कम सही है, इसलिए ये गलत है। बोलो रे। कहते हैं एक बार एक आदमी से हमने पूछा कि आज के युग में, कल युग में गलत कौन है? बड़ा बढ़िया आंसर दिए थे, उससे हमको यहां भी हेल्प मिल गया। वो बोले जो कम गलत है वो ज्यादा सही है, गलत सब है। जो कम गलत है वो ज्यादा सही है, गलत सब है। यही कलयुग का डिफिनेशन है, और वही इस क्वेश्चन पे लागू हो रहा है। जो कम ज्यादा गलत है वो गलत है, जो कम गलत है वो सही है। बोलो रे। ऑब्जेक्टिव ही चला, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आज तक हम जितना इस चैप्टर में पढ़ाए हैं, इससे बेस्ट ऑब्जेक्टिव हमको नहीं मिला है। आंसर बताइए। ई चला कितना परसेंट हुआ? ई कितना परसेंट हुआ? 66%। ई कितना परसेंट हुआ? यहां 33%। ई कितना परसेंट हुआ? 66%। बोलो हाँ या ना। अब समझने वाले इसको समझ पा रहे होंगे। विज्ञान की का कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता? बोलो। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? मिश्रण के घटक उनके गुणों को बराबर रखते हैं। पालन कर रहा है। मिश्रण अलग अलग पदार्थों के हो सकते हैं, इसे भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। इसकी संरचना तय है, इसकी संरचना तय। अब कुछ लोगों को ए नंबर पे डाउट होगा, मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। भैया बरकरार रखते हैं। हम बोले थे कि जब शरबत आप पीते हैं तब पनियाइन पनियाइन भी लगता है और चिनियाइन चिनियाइन भी लगता है। आप शायद भूल गए हैं। बोलो हाँ या ना। आप किसी ऑप्शन में डाउट है, हाथ खड़े कर लो, हम बता देंगे। फिर सीढ़ी पे नहीं पूछना, सीढ़ी पूछोगे तुमको खाली फायदा होगा, यहां पूछोगे सबको फायदा होगा। बोलिए, बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है ए की बी की सी की डी? आंसर कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूने 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन है। यह डैश के नियम से बता क्या होगा? लगातार समानुपात, ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, पारस्परिक समानुपात। क्या होगा? कितने लोग ए नंबर के फेवर में हैं? कितने लोग बी नंबर के फेवर में हैं? कितने लोग सी नंबर के फेवर में हैं? सी, डी, बी फॉर बॉल। लगातार समानुपात को ही कहते हैं चला
H2O अगर है, ये 2:16 है, यानी 1:8 है। इसको लगातार समानुपात का नियम भी कहते हैं। इसी को चला, इसी का दूसरा नाम बताओ, निश्चित अनुपात का नियम, जो दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। निश्चित अनुपात का नियम का दूसरा नाम है लगातार समानुपात का नियम। पारस्परिक समानुपात नहीं होता है। पारस्परिक मतलब होता है एक के रिस्पेक्ट में दूसरा, यहां एक के रिस्पेक्ट में नहीं है, दोनों अलग अलग है। हाइड्रोजन का अलग है, ऑक्सीजन का अलग है। आदेश हो तो आगे बढ़े, बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? नमी। डाउट है क्या? नमी बढ़ा दीजिएगा, वाष्पीकरण कम होगा। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? यहां देखिए, हम बोले तो तरल का अधिकतर मीनिंग क्या होता है? द्रव। और नहीं तो तरल का मीनिंग द्रव और गैस भी होता है। नहीं बुझे? बोलो रे। मनुष्य का अधिकतर मीनिंग है बुद्धिजीवी होना। बोलो रे। मनुष्य का और भी मीनिंग हो सकता है। तो चला, तरल का मीनिंग अगर तरल और गैस दे दे तो तरल का मतलब द्रव, समझ नहीं? समझो, ये समझते समझते हमारा 4 साल लग गया। तरल और गैस दे दे मतलब तरल का मतलब द्रव है, और तरल और ठोस दे दे मतलब तरल का मतलब गैस और द्रव दोनों है। देखो, अगर यहां तरल एंड गैस दे दे तो यहां तरल का मतलब क्या है? तरल का मतलब यहां क्या है? द्रव है। और अगर यहां तरल एंड ठोस दे दे तो यहां मेरी जाने मोहब्बत तरल का मतलब क्या है? तरल का मतलब यहां क्या है? ये तुमको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। या गैस और गैस की, या गैस या गैस और नहीं, या का मतलब या तो ये या तो वो, और हो जाएगा, दोनों एक के साथ हो जाएगा। किसी के यहां चला रूम खाली है क्या? बहुत बच्चे आए हुए हैं यार। किसके किसके यहाँ रूम खाली है? 1 2 3 4 5 6 7। सभी लोग कृपया नीचे तुरंत मिले। ऊपर में पूरा भरल है, नीचे भी लोग। कानपुर देहात से कोई है क्या? आप हैं? आप अभी आए हैं या पहले से रह रहे हैं? अभी आप आए हैं ना? और कोई है इसमें कानपुर देहात के? यूपी वाले कौन कौन है? देखो, ये सब यूपी का है, लेकिन कानपुर देहात का नहीं है इसमें। शायद शाम वाले बैच में है, आज ही एडमिशन कर लिया था वो। हो गया? अरे हुआ। आंसर बता। तरल से, यानी किससे? द्रव से। ये चला हमको समझने में ना 4 साल तक पढ़ाए ना, तब हमरा ये ज्ञान हुआ। किसी किताब में ये लिखा हुआ नहीं है। तरल ए से गैस अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं? तरल यानी हो गया द्रव, द्रव से गैस यानी वाष्पीकरण। बोलो हाँ या ना। ऑक्सीकरण का मतलब यहां जलना भी होता है। चला, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ऊर्ध्वपातन सबको पता है, ठोस से सीधे किसमें बदलना? गैस में बदलना। और संघनन का मतलब होता है गैस से ठोस। हम बोले थे चोट्टा यही पूछेगा, इसको ध्यान में रखना। गैस से द्रव में बदलना। गैस ठंडा होकर द्रव में बदलेगा, उसको क्या कहते हैं? संघनन। हो गया? और है? उम्मीद करते हैं आप लोग चैप्टर पढ़ के संतुष्ट हुए होंगे। ठीक है? जिनके यहां चला रूम खाली है, अभी नीचे मिलेंगे। घटता है। थैंक यू वेरी मच। कल चला इसका टेस्ट कर देंगे वो छोटा सा, लेकिन टेस्ट का फिर पढ़ाना शुरू कर देंगे। अब 20 मिनट का टेस्ट है, वो कंडक्ट करते हैं। कल हो भी सकता है, नहीं भी। वैसे अभी हम जा रहे हैं तो क्वेश्चन सेट कर ही देंगे। और चला, एक मिनट। स्पेशल टेस्ट जो हम बोले थे 300 क्वेश्चन दे के करवाएंगे, उसका क्वेश्चन आज 12 बजे से मिलने लगेगा। 12 साढ़े, आप जो जाइएगा ना क्लास के बाद, तो जीरोक्स होके उपलब्ध रहेगा। आप अपना क्वेश्चन लेके जाएंगे, 300 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब वही 300 का टेस्ट होगा कब? संडे को। कितने बजे? 12 बजे। ठीक है?
300 क्वेश्चन मिलेगा, उसी 300 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, और उसको पढ़ के आना है, उसी का टेस्ट भी होगा। ठीक है, 12 बजे के बाद मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन वालों आपको भी मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और आपके एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा।